नमस्कार। आज पूर्ण विराम में हम बात करेंगे अखिलेश के दिल्ली वाले पॉलिटिक्स की, जिसका ताना बाना आजकल पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बुना जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भाजपा के खिलाफ समूचा विपक्ष कांग्रेस के छाते के नीचे खड़ा होगा या गैर कांग्रेसी गठबंधन की तैयारी चल रही है। हालांकि इसका संदेश अखिलेश ने साफ साफ दे दिया है। बावजूद इसके दिल्ली में कांग्रेस के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी भले ही धरना प्रदर्शन कर रही हो, लेकिन 24 के चुनाव में तो लगता है कि सपा और कांग्रेस आमने सामने ही खड़ी होगी। देश की सियासत में अडानी का मुद्दा आसमान में उछला तो विपक्षी दलों ने भाजपा के आगे एकजुटता की लकीर खींच दी। सपा और आरजेडी समेत 17 विपक्षी दल कांग्रेस की अगुवाई वाले प्रदर्शन में सीना तानकर खड़े हो गए और इस प्रदर्शन से ये सियासी चर्चा पनपने लगी कि भाजपा के खिलाफ महागठबंधन तैयार हो रहा। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा प्रिपेयर किया है। अडानी के बहाने विपक्षी दलों में एकता के बीज जरूर पड़े, लेकिन ये बीज लोकसभा चुनाव तक बड़ा आकार ले पाएंगे, इसको लेकर अभी कई सवाल हैं। क्योंकि दिल्ली में होने वाली विपक्ष की बैठकों में भले ही 17 से 18 दल पहुंच रहे हों, लेकिन बड़ी बात यह है कि कई क्षेत्रीय दल तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटे हैं और इसमें सबसे पहला नाम समाजवादी पार्टी का है। देखिए, सवाल इस बात का नहीं है कि चुनाव में कौन किसके साथ गठबंधन में जाएगा। समाजवादी पार्टी लगातार ये प्रयास कर रही है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हटाया जाए। वो फार्मूला भारतीय जनता पार्टी को हराने का फार्मूला समाजवादी पार्टी ही देगी। चुनाव में वो एकजुटता दिखती नहीं है और उस कहीं कहीं एकजुटता बनी भी किसी किसी राज्य में, तो उस एकजुटता का जो चुनावी परिणाम है वो उस ढंग से नहीं दिखा है। तो बाकी है सभी राज्य में अपने अपने राज्यों में विपक्षी दल जो है अपना देखेंगे और एकजुटता किस रूप में सामने आएगी अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है, अभी कहा नहीं आ सकता है। मीटिंग की बात हो या फिर सदन से लेकर संसद तक की तस्वीर, विपक्षी दलों की एकता में समाजवाद की लाल टोपी जरूर नजर आती है। गुरुवार को भी ऐसा ही हुआ था जब संसद भवन परिसर में विपक्षी दलों ने मानव चेन बनाई तो बीच में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे थे, उनके दाईं तरफ फारूक अब्दुल्ला और उनके बगल में सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, जबकि खड़गे के दाईं तरफ एक कतार में रामगोपाल यादव, जयंत चौधरी खड़े थे और कुछ ही दूरी पर सपा के दूसरे सांसद एसटी हसन भी लाल टोपी लगाए मौजूद थे। लेकिन यही समाजवादी पार्टी कांग्रेस से गठबंधन पर तौबा तौबा करने लगती है और भाजपा को हमला करने का मौका मिल जाता है। देखिए, हर चुनाव के पहले इस तरह की तमाम विपक्षी एकता दिखाई देती है और नारा चलता है कि हम साथ साथ हैं, और चुनाव आते आते ये नारा बदल जाता है, हम 7-8 हैं, इसमें बदल जाता है। तो मुझे लगता है कि ये विपक्षी एकता केवल एक दिखावा है, केवल संसद के अंदर खड़े होकर अपना फोटो फ्रेमिंग है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। इस समय की जो 17 दलों की एकता है कि वो विपक्षी एकता नहीं है, वो मुद्दों पर आधारित एकता है। चाहे वो अडानी के इश्यूज़ हों, संसद के इश्यूज़ हों, ईडी के इश्यूज़ हों, जो सेंट्रल एजेंसीज़ के इन क्षेत्रीय दलों के नेताओं पर जो दबाव हैं उनके इश्यूज़ हों। तो मुझे नहीं लगता कि ये राजनीतिक एकता है, ये इंटरेस्ट बेस्ड एकता है। दरअसल विपक्षी एकजुटता की बात तो हर कोई दल कर रहा, लेकिन समस्या बार बार अगुवा बनने की आ जाती है, क्योंकि ना कांग्रेस खुद को छोटे भाई की भूमिका में रखना चाहती है और ना ही ऐसा कोई दल जिसकी राजनीतिक जमीन 40 से 80 लोकसभा सीटों तक है, और इसमें सबसे बड़ा नाम समाजवादी पार्टी का है। 24 का चुनाव महत्वपूर्ण है और इसलिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश को दिशा तय करनी है। उत्तर प्रदेश ने ही प्रधानमंत्री बनाए हैं और उत्तर प्रदेश को ही आज पीछे छोड़ दिया। देखिए, सामान्य स्थितियों की एकता और चुनाव के समय गठबंधन दोनों अलग स्थितियां हैं, और गठबंधन के लिए दो प्रमुख चीज़ें होती हैं कि सीटों का बंटवारा और नेता का चुनाव।
आमतौर पर इस स्थिति में आकर चीज़ें बिखर भी जाती हैं। तो मुझे लगता है अगर ये मुसलसल एक साथ इसी तरह से काम करते रहें तो कोई संभावना बन भी सकती है। तो क्या मान लिया जाए कि अखिलेश ने महागठबंधन को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर ली है? क्या तेलंगाना से लेकर दिल्ली तक और बिहार से लेकर बंगाल तक अखिलेश का प्लान कागजों में तैयार हो चुका है? क्योंकि नीतीश, केसीआर और स्टालिन जैसे नेताओं से मिलने वाले अखिलेश पहले लालू प्रसाद यादव से मिले और अगले ही दिन ममता बनर्जी से मिलने पहुंच गए। लेकिन दिक्कत ये भी है कि तीसरे मोर्चे को मजबूती मिलेगी कैसे, क्योंकि मायावती तो पहले ही अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। अब वो उनसे पूछिए जिनकी दोस्ती हुई है। हमारी दोस्ती जो हुई है आम जनता से हुई है, आम जनता मेरे साथ है। वर्तमान परिस्थितियों में जिस तरीके के देश में हालात हैं और केंद्र सरकार से एक जांच की मांग कर रहे हैं, एक कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो सारा विपक्ष एक साथ खड़ा है। अभी तो चुनाव 2024 में है। अखिलेश यादव जी की राष्ट्रीय कार्यकारी बैठक में उन्होंने, शिवपाल जी ने भी कुछ बोला है, वो तय कर लें किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। गाजीपुर से लेकर गाजियाबाद तक उनकी पार्टी है। अब सवाल ये है कि एकजुटता का ये गुब्बारा 24 तक इसी तरह उड़ता रहेगा या फिर सियासी अहंकार की पिन इसे फोड़ देगी, जैसा पहले भी कई बार देखा जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है। हालांकि किसी भी गठबंधन के फाइनल होने में 1 दिन ही काफी होता है। इसलिए इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का स्वरूप क्या होगा। अखिलेश जब दिल्ली पहुंचते हैं तो कांग्रेस गठबंधन के सवाल पर कुछ और बोलते हैं, और जब वो कोलकाता पहुंचते हैं तो उनके सुर कांग्रेस पर हमलावर हो जाते हैं और कांग्रेस को वो अपना दुश्मन नंबर 1 बताते हैं। दिल्ली की सत्ता को लेकर आखिर अखिलेश के मन में क्या चल रहा है? कांग्रेस से दोस्ती को लेकर समाजवादी पार्टी की अंतिम प्लानिंग क्या है? क्योंकि एक तरफ कभी कांग्रेस से गठबंधन न करने की बात कही जाती है तो दिल्ली पहुंचते ही बयानों में विरोधाभास दिखता है। बुधवार को जब अखिलेश राजधानी दिल्ली पहुंचे थे तो चुनाव के वक्त गठबंधन की तस्वीर फाइनल करने की बात कही थी। गठबंधन आज नहीं होगा, गठबंधन बाद में होगा जब चुनाव होगा। गठबंधन जब समय होगा तब होगा। लेकिन यही अखिलेश जब शुक्रवार को कोलकाता की जमीन पर पहुंचे तो कांग्रेस पर चुभने वाला हमला कर दिया। ये जो संस्थाएं हैं ये कोई पहली बार जांच नहीं कर रही है। पहले कांग्रेस इन संस्थाओं का इस्तेमाल करती थी क्योंकि वो दिल्ली में बैठते थे। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में हैं, दिल्ली से इन संस्थाओं का इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना चाहिए, जिस किसी ने भी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का ज्यादा इस्तेमाल किया उसका सफाया दिल्ली से हुआ है। कांग्रेस के साथ गठबंधन की गुंजाइश है ये तो अखिलेश जी को खुद तय करना पड़ेगा, क्योंकि जो पिछला गठबंधन 2017 का था कांग्रेस के साथ वो अच्छा नहीं था, अनुभव अच्छा नहीं था उसका। और 2020 में तेजस्वी यादव ने बिहार में गठबंधन किया था कांग्रेस के साथ, उसका भी नतीजा बेहतर नहीं रहा और एक हार का प्रमुख कारण कांग्रेस को जो सीटें मिली और अधिकांश सीटें वो हार गई। स्ट्राइक रेट बहुत कम रहा ये माना जाता है। अखिलेश ने कोलकाता से बहुत हद तक तस्वीर साफ करने की कोशिश की है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पर हमला बोला बल्कि ममता बनर्जी से मुलाकात कर एक बड़ा मैसेज भी दिया। अखिलेश बाकायदा ममता बनर्जी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। इस दौरान पार्टी उपाध्यक्ष किरण नंदा के साथ साथ शिवपाल यादव भी मौजूद थे। यूपी और बंगाल के नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली और माना जा रहा है कि इस बैठक से तीसरे मोर्चे पर फाइनल मुहर लग गई, यानी भाजपा एक तरफ, कांग्रेस दूसरी तरफ और क्षेत्रीय दलों का झंडा तीसरी तरफ। अभी गठबंधन की जब चर्चा ही शुरू नहीं हुई तो गुंजाइश खत्म होना या बचे होने का प्रश्न बेमानी है। जब राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेता, कोई दल सबसे बात करेगा, प्रयास करेगा, तब उस समय ये बात आएगी। जब तक कोई निर्णय नहीं होता तब तक जो जैसी प्रोबेबिलिटी है वो आप सबके सामने स्पष्ट है।
इस वक्त वो लड़ाई छिड़ गई है हमारे हिंदुस्तान में, जिसकी लोगों ने शायद पिछले 50-60 सालों में कल्पना नहीं की थी, और जो लड़ाई हम लोग को 2014 के बाद हिंदुस्तान में झेलनी पड़ रही है। आप निश्चित रहिए 2024 में हम सब लोग एकत्रित होंगे और इस देश को बेचने वाली को, देश को गुलाम बनाने वाली सरकार को हम लोग उखाड़ करके हिंदुस्तान से बाहर फेंकने का काम करेंगे। कुल मिलाकर कहा जाए तो बंगाल की जमीन से अखिलेश ने 24 वाली हुंकार भर दी है और बहुत हद तक ये तस्वीर साफ कर दी है कि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की दिशा क्या रहने वाली है। इस मोर्चे का फायदा यूपी की जमीन पर कितना होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन भाजपा की बेचैनी जरूर बढ़ाने की कोशिश हो रही। सस्पेंस नहीं, ही इज कंफ्यूज्ड पॉलिटिशियन। वो खुद नहीं जानते उन्हें कहाँ जाना है, इसलिए कंफ्यूज्ड आदमी कभी टारगेट को नहीं प्राप्त कर सकता। अखिलेश जी की दुर्दशा यही होने वाली है। टैक्टिकल गठबंधन की अगर वो ये सस्पेंस नहीं है, टैक्टिकल गठबंधन है कि वो आपस में एक दूसरे के, जहाँ पर मजबूत है कांग्रेस वहाँ पर कमज़ोर समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट दें या हल्का कर दें या ना खड़ा करें। इस तरह के टैक्टिकल गठबंधन करेंगे तो यूपी में उनको भारतीय जनता पार्टी के साथ फ़ायदा होगा। मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी इस प्रदेश की राजनीति को 3 या 4 ध्रुवों में बांटना चाहती है। कोलकाता में अखिलेश यादव ने न सिर्फ ममता बनर्जी से मुलाकात की, बल्कि एक बड़े मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच सहमति भी बनी। दोनों नेताओं ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस से समान दूरी बनाई जाएगी। सूत्र बताते हैं कि अखिलेश ने तो ममता बनर्जी से यहाँ तक कह दिया कि वो थर्ड फ्रंट का नेतृत्व करें, जिस पर ममता बनर्जी ने भरोसा दिया कि जब भी थर्ड फ्रंट की बैठक होगी तो वो वहाँ मौजूद रहेंगी। यानी महागठबंधन से कांग्रेस का पत्ता लगभग कट गया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी लालियत नहीं है शिवपाल अखिलेश यादव जी से गठबंधन करने के लिए। वो जिम्मेदारी तय कर लें, वो जवाबदेही तय कर लें। हम तो लगातार लड़ रहे हैं जनता के बीच में, हम बयानबाजी पर नहीं काम कर रहे हैं, हम जनता के बीच पर कर रहे हैं। राहुल जी ने यात्रा में भी साफ संकेत कहा था कि भारत जोड़ो में शामिल है, स्वागत होना चाहिए, मगर उनकी जिम्मेदारी वो तय कर लें। किससे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से, भारतीय जनता पार्टी से? 2022 के चुनाव में जिस तरह से 2.5% तक भी कांग्रेस नहीं पहुंची और अपने दम पर चुनाव लड़ते हुए सिर्फ 2 सीटों तक महदूद रह गई, ऐसे में कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा क्लेम अखिलेश के सामने बनता नहीं है और अखिलेश चाहें तो उन्हें घुटनों पर लाकर भी कोई समझौता कर सकते हैं। तीसरे मोर्चे का इशारा तो अखिलेश बहुत पहले से ही कर रहे हैं। दरअसल अखिलेश की कोशिश भाजपा विरोधी दलों का एक बड़ा मंच तैयार करने की है। वो तेलंगाना के सीएम केसीआर से कई बार मिल चुके हैं। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन के जन्मदिन पर भी अखिलेश वहां पहुंचे थे। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार से लगातार बातचीत हो रही। पिछले दिनों बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी चर्चा हुई थी। गुरुवार को अखिलेश यादव ने लालू यादव से मुलाकात की। दिल्ली और पंजाब में सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी भी गठबंधन की चर्चा में है। अब बंगाल की सीएम से मिलकर अखिलेश ने एक और कदम बढ़ाया है। अखिलेश बार बार बंगाल और दक्षिण भारत का विशेष तौर पर जिक्र कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तीसरे मोर्चे की पॉलिटिक्स कितनी मजबूत है, इसे इस बात से समझिए कि कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बयानबाजी होने लगी है। शिवपाल यादव ने कांग्रेस और भाजपा को एक जैसा बता दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तो एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं, तो इनसे तो पहले लड़ते रहे कांग्रेस से, और अब भारतीय जनता पार्टी से हम लोग पूरे विपक्ष के लोग लड़ ही रहे हैं और मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अखिलेश ने बता दिया है कि वो संभावित तीसरे मोर्चे के सबसे बड़े चेहरे के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि ये चुनाव के बाद ही तय होगा कि विपक्ष की इस सियासी खिचड़ी में किसका योगदान सबसे ज्यादा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सियासत में समीकरण के बहुत मायने होते हैं। जिस पार्टी या गठबंधन का समीकरण फिट, वो हिट हुआ। ऐसे में सपा और रालोद के साथ साथ बार बार कांग्रेस को जोड़कर बनने वाले नए समीकरण की चर्चा हो रही है, जिसकी तरफ इशारा जयंत चौधरी ने भी कर रखा है। ऐसे में यह माना जाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा, रालोद और कांग्रेस का अगर गठबंधन हो गया तो एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है, क्योंकि इन तीनों के आधार और समीकरण पश्चिम में जाकर काफी मजबूत हो जाते हैं। लेकिन अभी अखिलेश यादव का क्या रुख रहेगा, इस पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है।
विधानसभा चुनाव में भले ही 1 साल का वक्त बचा हो, लेकिन भाजपा हो या सपा, सबने अपना अपना लक्ष्य फिक्स कर लिया है। क्योंकि भाजपा जहां 80 की 80 सीट जीतने के इरादे से इस बार उतरेगी, तो समाजवादी पार्टी का लक्ष्य 50 सीटों का है। कोलकाता में हुई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के पहले दिन इस बात पर मंथन हुआ। देखिए, संगठन को मजबूत करना और 2024 में उत्तर प्रदेश में कम से कम 50 सीटें जीतने की तैयारी हो चुकी है। समाजवादी पार्टी 2019 के चुनाव में बसपा से गठबंधन के बावजूद 5 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। इससे पहले 2014 में भी सपा के खाते में सिर्फ 5 सीटें गई थी। इस लिहाज से देखें तो 50 सीटों का लक्ष्य भी बहुत बड़ा लगता है। हालांकि समाजवादी पार्टी इस बार सिर्फ हवा में बात नहीं करना चाहती, बल्कि एक मजबूत प्लान के साथ जमीन पर उतरने की तैयारी है। इसके लिए जहां पूर्वांचल की सीटों पर लगातार प्रचार तेज किया जा रहा, तो पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल के साथ मिलकर भाजपा का विजय रथ रोकने का ब्लूप्रिंट तैयार है। और ये बात भी कहीं ना कहीं चर्चा में है कि अगर सपा रालोद के साथ कांग्रेस आ गई तो पश्चिमी यूपी में बड़ा बदलाव दिख सकता है। देखिए, अगर विपक्ष एक हो गया तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। ये सब हार जाएंगे, गोरखपुर भी हार जाएंगे, लखनऊ भी हार जाएंगे, इलाहाबाद भी हार जाएंगे। और जिसको ये कहते हो कि हमारी सीट है, सीट किसी की नहीं होती है। आपने जनता को धोखा दिया है, जनता आपसे बदला लेना चाहती है। कांग्रेस के समाजवादी पार्टी का आरएलडी के कार्यकर्ता अगर इकट्ठे हो गए पश्चिम उत्तर प्रदेश और अमेठी तक, तो ये तो तय है। अगर तीनों का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ और ये इकट्ठे हो गए तो ये कहीं नजर नहीं आएंगे। जो आज ये कह रहे हैं कि देश में हम ही रहेंगे, परमानेंट हम रहेंगे, हम अस्थायी हो गए हैं, तो इनकी विदाई हो जाएगी। रालोद, बसपा, सपा, भाजपा, कांग्रेस, इसमें जो भाजपा का रोल है वो रोल आज सबके लिए बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही चिंताजनक है। और सब लोग मिल करके इस वक्त सिर्फ एक संकल्प ले कि जो देश को बेचने वाले हैं वो देश की सीमा के बाहर जाएं, जो देश को गुलाम बनाने की राह पर लेके चल रहे हैं वो लोग देश के बाहर जाएं, बाकी लोग सब एक साथ रहें। समाजवादी पार्टी ने जिन 50 सीटों को जीतने का प्लान तैयार किया है, उसमें कई सीटें पश्चिमी यूपी की मानी जा रही, क्योंकि यही वो इलाका है जहां रालोद का मजबूती से साथ मिला और विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली। अब इसी बढ़त को लोकसभा चुनाव में और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश है। इसके पीछे रणनीति क्या है, इसे भी समझिए। दरअसल पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर मुस्लिम वोटर अहम है। रालोद के गठबंधन के साथ जाट प्लस मुस्लिम समीकरण फिट करने की तैयारी है। 2019 में पश्चिम की 7 सीट भाजपा हार गई थी। सहारनपुर, बिजनौर, नगीना, अमरोहा में भाजपा को हार नसीब हुई, जबकि मुरादाबाद, रामपुर और संभल में सपा जीत गई थी। कौन किसके साथ आता है ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि प्रदेश की जनता त्रस्त है। नौजवान, बेरोजगार, किसान, मजदूर, महिलाएं सब पीड़ित हैं। किसी को कोई मदद नहीं मिल रही है। इसलिए जनमत बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। इसको एक साथ करके भारतीय जनता पार्टी को केंद्र की सरकार से पहले निकालना है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आएगा। तो कांग्रेस का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उस ढंग का कोई जनाधार नहीं है। कांग्रेस को ले दे के वही आप जोड़ेंगे कि भाई उसके मुसलमान वोट आ जाएंगे, रालोद के साथ जाट वोट आ जाएगा और मुस्लिम वोट जो है सपा और इन सब के कारण एकजुट हो जाएगा, वो एक दिखता है। लेकिन जब नरेंद्र मोदी सामने खड़े होते हैं और लोकसभा का चुनाव होता है तो वोट का पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा अंतर ला पाएंगे मिलके भी, मुझे नहीं लगता है। पश्चिमी यूपी वो इलाका है जहां एक वक्त में कांग्रेस भी मजबूत हुआ करती थी। बाद में सपा और बसपा ने इस इलाके का दिल जीता और अब भाजपा को लोगों ने सिर आंखों पर बैठाया है। लेकिन सपा और रालोद की कोशिश पुराने दिन में लौटने की है। हालांकि ये कोशिश इतनी आसान होगी ये कहा नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को चुनौती नहीं मानता। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 80 में से 80। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता जो बूथ पर सशक्त और मजबूत जीतने के लिए काम कर रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में इस उत्तर प्रदेश में 80 के 80 हम जीत के दिखाएंगे। ये मुझे नहीं संभव लगता। राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी तो एक साथ रहेंगे, लेकिन कांग्रेस उनके साथ नहीं खड़ी होगी। कांग्रेस में प्रियंका गांधी की जो महत्वाकांक्षाएं पैदा हो चुकी हैं पिछले चुनाव में, और राहुल गांधी ने उनके लिए, जैसे कि महाभारत में पांडवों के लिए 5 गांव की मांग हुआ करती थी, राहुल गांधी ने प्रियंका को उत्तर प्रदेश दे रखा है। और मुझे नहीं लगता कि प्रियंका की एम्बिशंस उत्तर प्रदेश छोड़ने की हैं। पश्चिमी यूपी पर हर पार्टी का फोकस है और यही इलाका सभी के एजेंडे में सबसे ऊपर है।
फिर चाहे वो रालोद के सहारे खड़ी होने वाली समाजवादी पार्टी हो या फिर पश्चिमी यूपी से प्रदेश अध्यक्ष बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी, यहाँ तक कि मायावती भी इमरान मसूद जैसे मुस्लिम नेताओं को साथ लेकर पश्चिमी यूपी की जमीन पर बड़ा सियासी खेला करने की तैयारी कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस अखिलेश के लिए अछूत है। इसके पहले भी 2017 में कांग्रेस और सपा का गठबंधन हो चुका था। ये बात और है कि अखिलेश इसे अब तक अपनी सबसे बड़ी गलती मानते हैं, बावजूद इसके कि उनके स्वर्गीय पिता मुलायम सिंह यादव ने इस गठबंधन का विरोध किया था। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का वो गठबंधन विधानसभा चुनाव में हुआ था और अब लोकसभा सामने है, तो फिर एक बार गठबंधन हो सकता है। लेकिन अखिलेश इस बार कांग्रेस को कितनी सीटें देनी है, इसका फैसला खुद करना चाहेंगे। सियासत में सब कुछ संभव है। यहाँ जुबान से निकले बयान भी वापस जाते हैं और मजबूती से लिया गया फैसला भी एक झटके में कभी कभी बदल जाता है। यही वजह है कि 24 की लड़ाई में एक बड़ी तस्वीर कांग्रेस को लेकर बन रही। समाजवादी पार्टी भले ही कांग्रेस को भाव ना दे, लेकिन चर्चा ये भी है कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस को इस जगह तक ले आना चाहती है जहां से हर फैसला वो खुद कर सके, फिर चाहे वो सीट शेयरिंग का हो या फिर मुद्दे तैयार करने का। देखिए, समाजवादी पार्टी किसी पर कोई दबाव नहीं बना रही, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अकेले, हमारा जो गठबंधन है राष्ट्रीय लोकदल के साथ, वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सक्षम है। लेकिन फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला होगा। हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कलकत्ता में है, उससे कोई न कोई रास्ता निकलेगा। कांग्रेस को साथ अपने लाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा दबाव में आने की स्थितियां इस समय अखिलेश के पास नहीं है और अनेक सीटों पर तो कांग्रेस को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। ऐसे में कांग्रेस कोई बहुत बड़ा कोई फैसला नहीं होगा, कोई बहुत बड़ी स्थिति नहीं है कि कांग्रेस को साथ लाना अखिलेश यादव की कोई मजबूरी होगा। बीते दिनों जब अखिलेश अमेठी पहुंचे थे, तब भी एक बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया था कि सपा गठबंधन 80 सीटों पर लड़ेगा, यानी अमेठी पर भी दावा होगा और सोनिया गांधी के रायबरेली पर भी। यही वजह है कि इसे अखिलेश की दबाव वाली राजनीति माना जा रहा है। नहीं, सीटों की तो अभी चर्चा नहीं। हम तो जितनी भी सीट उत्तर प्रदेश में, हम आदरणीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व हमारा लगातार सब तैयारी कर रहे हैं। हम जनता के जनहित मुद्दों पर उठाने काम कर रहे हैं, तो सीटों की बात तो हाईकमान तय करेगा। मगर बीती ताय विसार दे, अब आगे की सुध ले। उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस पार्टी देश में राहुल गांधी के नेतृत्व पर सरकार देने जा रही है, ऐसा मैं मानता हूँ। कांग्रेस के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी का नहीं होगा, ये मैं बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये समीकरण कह रहे हैं कि उनका नहीं होगा, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो अखिलेश ने एक जो राजनीति की कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच वोट का बंटवारा हो जाए, बाकी बंटवारा किसी और का ना हो, बहुजन समाज पार्टी का ना हो, उसमें कांग्रेस का कोई हिस्सा ना हो, ये बड़ी मुश्किल से विधानसभा चुनाव में उन्होंने संपन्न किया है। और इस राजनीति को आगे बढ़ाना, इस लकीर को और आगे मजबूत करना, गहरा करना समाजवादी पार्टी चाहती है। अखिलेश कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो पिछले गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, यानी पश्चिमी यूपी में राष्ट्रीय लोकदल और पूर्वांचल में कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी। इन दोनों पार्टियों के अलावा फिलहाल सपा के साथ किसी दूसरे चर्चित दल के साथ गठबंधन नहीं बचा और इसी गठबंधन में अगर कांग्रेस की एंट्री होती है तो पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक सीट बंटवारे का पेंच फंस सकता है। जहाँ तक सीटों का तालमेल है, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जब समय आएगा और सवाल लोकतंत्र का होगा, सवाल जनता के हितों का होगा, सवाल देश का होगा, तो उस समय सीटों पर कोई ज़्यादा मैं नहीं समझता कि इस तरह की कोई बात आएगी कि जो एडजस्टमेंट ना हो सके। जब आप जोड़ते हैं किसी को, कि कोई दो जातियां, दो समुदाय आपस में जुड़ता है, दो वोट बैंक जुड़ता है, तो उसमें से तीसरा वोट बैंक होता है जो छिटक भी जाता है, क्योंकि वो एक दूसरी तरफ जाता है। तो ये देखना पड़ेगा। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है अखिलेश के लिए कि गठबंधन बनाते समय वो देखें कि आखिर वो पार्टी कितनी सीटें जीतने के लिए तैयार है और कितना उसका जनाधार है। 80 सीटों के लिए एक तरफ अखिलेश
अपने गठबंधन में खाद पानी डाल रहे तो दूसरी तरफ भाजपा का गठबंधन मजबूती से डटा है और दावा यहाँ तक है कि अखिलेश कुछ भी कर ले, नतीजे उन्हें निराश जरूर करेंगे। जो ये संगठन इस तरह से जब आपस में बातचीत करते हो तो एक खुली सौदेबाजी होती है, कौन कितना दबेगा और कौन कितना उठेगा। कांग्रेस पिछले 32 साल से अपने अस्तित्व के संकट से उत्तर प्रदेश में जूझ रही है। उसकी 2 नैसर्गिक सीटें मानी जाती थी और राहुल को एक बड़ा कद माना जाता था। अमेठी में वो सीट भी कांग्रेस लूज कर चुकी है और मुझे लगता है जिस तरह सोनिया गांधी भी रायबरेली छोड़ने का मन बना चुकी है, मुझे नहीं लगता कांग्रेस का खाता भी खुलने वाला है उत्तर प्रदेश में। अभी फिलहाल सवाल ये नहीं कि कौन कितनी सीट जीतेगा, बड़ा सवाल तो यह है कि कांग्रेस की मौजूदगी कहां रहेगी, क्योंकि अखिलेश भी अच्छी तरह जानते हैं कि यूपी में कांग्रेस उस स्थिति में नहीं जैसी पहले हुआ करती थी। अमेठी और रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर कांग्रेस मजबूती से चुनाव भी नहीं लड़ती दिखती और यही वजह है कि अखिलेश कांग्रेस को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।